वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 51st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है बाल्टिक सागर जो उत्तरी यूरोप में स्थित है, इसको अटलांटिक महासागर की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। सेकंड है बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर के उत्तर में स्थित है। थर्ड है रीगा की खाड़ी बाल्टिक सागर के पूर्व में स्थित है। और फोर्थ है फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर से थोड़ा दक्षिण में स्थित है। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा चौथा गलत है, क्योंकि इसमें जो रीगा की खाड़ी है ये बाल्टिक सागर से थोड़ा दक्षिण में स्थित है, इसलिए ये गलत हो गया। और जो फिनलैंड की खाड़ी है ये बाल्टिक सागर के पूर्व में स्थित है, इसलिए थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट थे। ठीक है, बाल्टिक सागर से बात की जाए तो किसकी किसकी सीमा लगती है, याद कर लीजिए। डेनमार्क है, जर्मनी है, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे देश हैं जिनकी सीमा बाल्टिक सागर से लगती है। और ऐसे फैक्ट्स आप जरूर प्रिपेयर रखिए क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 52nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है म्यांमार की सीमा पश्चिम में चीन से लगती है। सेकंड है म्यांमार की सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में भारत तथा बांग्लादेश से लगती है। थर्ड है म्यांमार की सीमा पूर्व और दक्षिण पूर्व में लाओस तथा थाईलैंड से लगती है। फोर्थ है म्यांमार की सीमा दक्षिण में अंडमान सागर तथा बंगाल की खाड़ी से लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तीसरा और चौथा कथन सही है, पहला और दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि म्यांमार की सीमा दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक राज्य है और पश्चिम में भारत से तथा बांग्लादेश से लगती है। ये उत्तर और उत्तर पूर्व गलत दिया गया है। उत्तर में और उत्तर पूर्व में इसकी सीमा लगती है चीन से, दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा लाओस और थाईलैंड से लगती है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट था। तो म्यांमार सबसे पहले आपको याद रखना दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ठीक है, दूसरी बात म्यांमार की सीमा पश्चिम में भारत और बांग्लादेश से लगती है। म्यांमार की सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व की बात की जाए तो चीन से लगेगी। दक्षिण पूर्व में बात की जाए तो लाओस और थाईलैंड से। म्यांमार की सीमा दक्षिण में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से लगती है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। 53rd क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। पहला 10 की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार 16.7% है। भारत में ग्रामीण साक्षरता दर 84.1% है। भारत में शहरी साक्षरता दर 67.8% है और औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर 1.64% है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसकी जो औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर है वो 1.64% है। अगर बात की जाए ये डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की तो ये है 17.7%। भारत में ग्रामीण साक्षरता दर की बात की जाए तो 67.8% है। अगर भारत में शहरी साक्षरता दर की बात की जाए तो 84.1% है। ठीक है, याद रखिएगा। 54th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। सारे विकल्प पहले देख लीजिए। अगर आपने 53rd का सब नोट कर लिया हो तो मैं अब 54th वाले क्वेश्चन पर बढ़ रही हूँ। तो 54th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में सिख समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम था। ऑप्शन बी है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर थी। सी, जनसंख्या पिरामिड में 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग को आमतौर पर आश्रित जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी था। इसका राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत दिया गया है क्योंकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बात की जाए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार था, ना कि पुदुचेरी था। ओके,
बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 55th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों का चयन करना है, उच्चतम से निम्नतम तक। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है गाजियाबाद, मेरठ, फिर फैजाबाद। ऑप्शन बी है गाजियाबाद, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन सी है गाजियाबाद, फर्रुखाबाद और महाराजगंज। ऑप्शन डी है गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद का, 3971 है। वाराणसी का है 2395 और फिर है लखनऊ का 1816। तो सबसे ज़्यादा है गाजियाबाद का, फिर वाराणसी का और उसके बाद लखनऊ। ऑप्शन डी राइट है। 56 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर वाले 3 जिलों का चयन करना है। पहला है गौतम बुद्ध नगर, सेकंड है कानपुर नगर, थर्ड है गाजियाबाद, फोर्थ है औरैया और ऑप्शन जो फिफ्थ है वो इटावा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4। तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर है 80.12%। इसके बाद कानपुर नगर की 79.7%। इसके बाद आ जाता है औरैया, फिर इटावा और उसके बाद गाजियाबाद आता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 57th क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला है अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। सेकेंड है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। थर्ड है अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। फोर्थ है भारत में सबसे अधिक साक्षर धर्म जैन धर्म है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन का चयन करना है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे कथन सही। 58 क्वेश्चन है, 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है वनावरण में सबसे अधिक कमी सहारनपुर जिले में दर्ज की गई थी। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण 22,238.89 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन सी वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि सोनभद्र जिले में दर्ज की गई है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं क्योंकि वनावरण में सबसे अधिक कमी देखी गई है सोनभद्र में, ना कि सहारनपुर में। तो यहाँ पर सोनभद्र होगा। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है सहारनपुर में, ना कि सोनभद्र में। 59th क्वेश्चन है, 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। इसमें पहला कथन है सबसे अधिक अति सघन वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी जिले में है। सेकंड है सबसे अधिक खुले वनों तथा मध्यम सघन वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल सोनभद्र जिले में है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बताना है कौन से कथन सही हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है विश्व की 78% से अधिक जंगली बाघों की आबादी भारत में है। सेकंड है पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या में 6.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। थर्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को भारत में बाघ जनगणना 2022 के आंकड़े जारी किए थे। इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला कथन गलत है क्योंकि विश्व की 70% से अधिक जंगली बाघों की आबादी भारत में है, ना कि 78%। 61st क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है उत्तर प्रदेश राज्य का शामली जिला दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जोड़ा गया था। सेकंड है शामली जिला को सितंबर 2011 में मुजफ्फरनगर जिले से अलग कर दिया गया था और इसका नाम प्रबुद्ध नगर कर दिया गया था। थर्ड है जुलाई 2012 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा प्रबुद्ध नगर का नाम बदलकर शामली कर दिया गया। स्टेटमेंट है शामली जिले में शामली, कैराना और उन नाम से 3 तहसीलें हैं। इसका राइट आंसर बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
62nd क्वेश्चन है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में सबसे अधिक प्रेषण भेजने वाले शीर्ष 3 देशों का चयन करें और ये प्रतिशत के संदर्भ में है। पहला है तिमोर लेस्ते, सेकंड है कतर, थर्ड है टोंगा, फोर्थ है लग्जमबर्ग और फिफ्थ है संयुक्त अरब अमीरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें सबसे पहले आएगा तिमोर लेस्ते, सेकंड नंबर पे है लग्जमबर्ग और थर्ड है संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद कतर, फिर है टोंगा। 63rd क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, सेकंड है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, थर्ड है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर और फोर्थ है केंद्रीय भीड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना और बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि केंद्रीय चमड़ा संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर जयपुर राजस्थान में है। 64th क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का पहला संस्करण वर्ष 2021 में जारी किया गया था। सेकंड है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का तीसरा संस्करण है। थर्ड है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 वर्ष 2019 से 21 के आधार पर तैयार की गई है। ऊपर दिए गए में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है, लेकिन यह राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 पहला संस्करण है, ना कि तीसरा है। 65th क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट देखिए। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर काउंसिल की स्थापना की गई थी। सेकंड है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई थी। थर्ड है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई थी। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 66 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। सेकंड है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। थर्ड है, चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। फोर्थ है, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अलग गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान 1853 के चार्टर में था। 67th क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला है, मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। सेकंड है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। थर्ड है, 24 जनवरी 1949 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। फोर्थ है, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ना कि 49 को, इसलिए ये गलत है। 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। सारे कथन देखिए। पहला, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में प्रस्तुत हुई थी। सेकेंड है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। थर्ड है, बाद में इस उद्देश्य संकल्प को संविधान की प्रस्तावना में बदल दिया गया था। फोर्थ है, वर्ष 1946 में गठित कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं। 69 क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है, राज्य का प्रतीक जो वाराणसी जिले में स्थित सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है, 26 जनवरी 1949 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। सेकेंड है, राष्ट्रगान के औपचारिक गायन में 52 सेकेंड का समय लगता है। थर्ड है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि जो राज्य का प्रतीक है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया वाराणसी जिले से, ये 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, ना कि 26 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सेकंड है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को भारतीय संविधान के 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। थर्ड है, साथ मुंबई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। फोर्थ है, वर्ष 1978 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना के लिए मान्यता दी थी। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, लेकिन चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि केशवानंद बनाम केरल राज्य वाला जो मामला है वो 1973 का है, ना कि 1978। 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। थर्ड है, भारत के नए संसद भवन में पहली बैठक 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर आयोजित की गई थी। फोर्थ है, गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले बिमल हसमुख पटेल ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। सेकेंड है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। थर्ड है, भारतीय संविधान को तिरुवेल्लोरे थट्टई कृष्णाचारी ने क्वासी फेडरल कहा था। फोर्थ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को KM मुंशी ने लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा और चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान को KC वियर ने क्वासी फेडरल कहा है, और जो KC वियर हैं इन्होंने ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। तो आपको यहाँ पर KC वियर का नाम
याद रखना है। 73rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दक्षिण पश्चिमी राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं? इसका राइट आंसर देखिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए 371A, ऑप्शन बी 371B, ऑप्शन सी 371C और ऑप्शन डी 371D। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें दिया गया है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। इसके अलावा 371C में मणिपुर राज्य से रिलेटेड है विशेष उपबंध, और 371 का में भी नागालैंड से रिलेटेड विशेष उपबंध दिए गए हैं। 74 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनें। पहला 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार तथा जिम्मेदारियां शामिल हैं। सेकंड 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 28 विषय हैं। थर्ड 11वीं अनुसूची को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। फोर्थ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 273 243 11वीं अनुसूची से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा कथन। लेकिन 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय आते हैं, ना कि 28। 75th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला आर्टिकल 243B में पंचायतों की संरचना है। सेकंड है आर्टिकल 243Q में नगर पालिकाओं की संरचना है। थर्ड है आर्टिकल 267 आकस्मिकता निधि है। फोर्थ है आर्टिकल 280 में वित्त आयोग दिया गया है। कौन से पेयर्स हैं जो सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा सही है। पहला और दूसरा गलत है, क्योंकि पंचायतों की संरचना दी गई है 243X में और 243B में पंचायतों का गठन है। नगर पालिकाओं का गठन दिया गया 243Q में, ना कि संरचना। 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही विकल्प चयन करें। पहला है भारतीय संविधान का भाग 9 खा पार्ट दिए गए हैं। इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में दिया गया है। सेकंड है भारतीय संविधान का भाग 10, इसमें सहकारी समितियां दी गई हैं। थर्ड है भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। और फोर्थ है भारतीय संविधान का भाग 15, इसमें निर्वाचन दिया गया है। कौन सा कथन है जो सही है, इसमें से बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल तीसरा और चौथा सही है। भाग 9 के खा में सहकारी समितियां और भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। 77 क्वेश्चन है, 1947 में गठित स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला डॉक्टर जॉन मिथाई रेलवे और परिवहन विभाग से संबंधित थे। सेकंड है आर.के. षणमुगम शेट्टी के पास वित्त विभाग था। थर्ड है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास श्रम विभाग और फोर्थ है जगजीवन राम के पास विधि विभाग था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास विधि विभाग था और जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य वर्ष 1990 में गठित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत आते हैं? पहला है कर्नाटक, दूसरा है केरल, थर्ड है तमिलनाडु और फोर्थ है महाराष्ट्र, फिफ्थ है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर चूज कीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और इसके साथ साथ पुदुचेरी भी आते हैं। 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं? पहला है दिल्ली, सेकंड है चंडीगढ़, थर्ड है लद्दाख, फोर्थ है पुदुचेरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें दिल्ली, चंडीगढ़ और लद्दाख आते हैं। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल विद्यमान है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और एमपी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और इसके साथ में बिहार में, इन 3 जगह पे द्विसदनीय विधानमंडल है। पश्चिम बंगाल और एमपी में एक सदनीय है। 81st क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला है नई टैक्स स्कीम के तहत अब 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है।
सेकंड है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। थर्ड है सबका साथ के मंत्र के साथ भारत सरकार ने इस 10 वर्षों में 20 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्त किया है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि इसमें 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्त किया गया है, ना कि 20। यहाँ पर 25 होगा। 82nd क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार पीएम जनधन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करके कितने लाख करोड़ रुपए बचाए हैं? ऑप्शन है 2.9 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 2.7 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2.5 लाख करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 2.3 लाख करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.7 लाख करोड़ रुपए। 83rd क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला है पीएम स्वनिधि से 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई है, जिसमें से 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडरों को तीसरी बार ऋण मिला है। सेकेंड है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसाय से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को हर तरह की सहायता मिलती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। 84th क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, वर्ष 2023 वैश्विक राष्ट्रों के बीच भारत की स्थिति में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सेकेंड है, भारत वैश्विक स्तर पर 5G की सबसे तेज तैनाती हासिल करने में भी सक्षम रहा है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। 85th क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के अनुसार के संबंध में सही विकल्प बताइए। पहला, वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024 में वृद्धि का आधिकारिक अनुमान 7.3% है। सेकेंड है, मुख्य मुद्रास्फीति के धीरे धीरे लक्ष्य से कम होने की उम्मीद है। थर्ड है, लचीला सेवा निर्यात और कम तेल आयात लागत के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी के 5% तक का कम हो गया है। इनमें से कौन से कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि लचीला सेवा निर्यात और कम तेल आयात लागत के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी के 1% तक कम हो गया है, ना कि 5। 86th क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा के अनुसार मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने के समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा मिशन दृष्टिकोण देश का मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने में अच्छी स्थिति में खड़ा करता है? ऑप्शन ए मिशन अमृत, ऑप्शन बी मिशन समय, ऑप्शन सी मिशन वीर और ऑप्शन डी मिशन मोड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिशन मोड। 87th क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला, जुलाई 2023 तक भारत ने 431 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए थे, जिनमें से 396 विदेशी उपग्रह जून 2014 से लॉन्च किए जा रहे थे। सेकेंड है, कोविन ऐप के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक को लागू करने में सफल रहा है। थर्ड है, कोविन ऐप के अनुसार 18 साल और उससे अधिक उम्र की आबादी को 225 करोड़ टीकाकरण खुराक दी गई है। कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि कोविन ऐप के अनुसार 18 साल और उससे अधिक उम्र की आबादी को 221 करोड़ टीकाकरण की खुराक दी गई, ना कि 225। 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला, शांत घाटी केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों वाला एक क्षेत्र है। सेकेंड है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। थर्ड है, मरुस्थलीकरण मृदा अपरदन के प्रभावों में से एक है, ना कि कोई कारक है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सार्वत्रिक जो तापन ग्लोबल वार्मिंग है, अर्थात जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसको सीधे योगदान नहीं करते हैं।
ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। 89वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है हरित मफलर का संबंध सीधे तौर पर वायु प्रदूषण से है। सेकेंड है नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण होता है। थर्ड है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण पौधों की वृद्धि को कार्बन निषेचन कहा जाता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन सही है, जबकि पहला गलत है, क्योंकि ग्रीन मफलर या हरित मफलर का सीधा संबंध ध्वनि प्रदूषण से है, ना कि वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, बायोडीजल का उत्पादन निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? पहला है जेट्रोफा, सेकंड है पोंगामिया, थर्ड है सूरजमुखी और फोर्थ है मक्का। इनमें से कौन से विकल्प सही हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें जेट्रोफा आएगा, पोंगामिया आएगा और मक्का आएगा। इनसे बायोडीजल का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है बायोडीजल के प्रोडक्शन में। 91वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद तेलंगाना में है। सेकंड है भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून उत्तराखंड में है। थर्ड है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जैसलमेर राजस्थान में है। फोर्थ है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, मुंबई महाराष्ट्र में है। कौन से विकल्प हैं जो सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान राजस्थान में तो है, लेकिन जयपुर में है, और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान महाराष्ट्र के पुणे में है, ना कि मुंबई में। 92वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन की परिभाषा के अनुसार कोई प्रजाति तब विलुप्त मानी जाती जब वह 50 वर्षों तक अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बी है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, सी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, और डी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। 93rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहले सारे कथन देख लीजिए। पहला है फसल चक्र द्वारा मृदा में नाइट्रोजन की स्थिरता संभव हो पाती है। सेकंड है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत को माना जाता है। थर्ड है ISO 14000 श्रृंखला के मानक मृदा संरक्षण को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं। फोर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2009 से 22 अप्रैल को पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निश्चय किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि ISO 14000 श्रृंखला के मानक पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं, ना कि मृदा संरक्षण को। 94th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन योजनाओं को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है? पहला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सेकंड है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, थर्ड है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, और फोर्थ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को समाहित किया गया है। 95th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सारे कथन देखिए। पहला, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दे दी है। सेकंड है 9 लाइन मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किया गया है। थर्ड है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए 24,104 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऊपर दिए गए कथन में से बताना है कौन से कथन सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 96th क्वेश्चन है, सारे कथन देखिए और इन पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही है। पहला, ट्रांसमीटर एक विद्युत उपकरण है जिसके माध्यम से एंटीना की मदद से विद्युत चुंबकीय सिग्नल प्रसारित होते हैं। सेकंड है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के कोर के अंदर चक्कर लगाने वाली धाराओं के कारण निर्मित होता है और इसे भूचुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है। थर्ड है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, यह सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है।
फोर्थ है वोल्ट मीटर का उपयोग सर्किट में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है और इसे हमेशा सर्किट में समानांतर में स्थापित किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट इसमें राइट हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं 97 क्वेश्चन में और बताना इनमें से कौन से कथन सही है। पहला कथन है जब एक प्रकाश तरंग हवा से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो प्रकाश की आवृत्ति समान रहती है, लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाती है। दूसरा कथन है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम हो जाता है तो अपवर्तित किरण वापस सघन माध्यम में लौट जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नीचे दिए गए कथन में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो अपवर्तित किरण वापस सघन माध्यम में लौट जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसलिए कथन दूसरा गलत था, यहाँ पर कम दिया गया था क्रांतिक कोण। राइट आंसर है ऑप्शन सी। 98 क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति घट जाती है क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व बढ़ जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है जब नमी वाले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रीज के अंदर नमी कम होती है। थर्ड है प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्योदय से कम समय पहले और सूर्यास्त के तुरंत बाद दिखाई देता है। बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति बढ़ जाती है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट है। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को देखिए और बताइए कौन से कथन सही हैं। तो इसका पहला कथन है वायु की एक निश्चित अवधि तक जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान पर निर्भर करती है। सेकेंड है थर्मस में उपयोग किए जाने वाले कांच या स्टील पर चांदी की परत चढ़ाकर पेय पदार्थों को गर्म रखा जाता है। थर्ड है रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि रेक्टिफायर का काम क्या है, ये एक तरह का इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो एसी करंट अर्थात अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट अर्थात डीसी में कन्वर्ट करता है, और ये गलत दिया गया था। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन देख करके बताइए कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला कथन है यदि किसी बर्तन में पानी गर्म किया जाए तो उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और घनत्व बढ़ जाता है। दूसरा कथन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म करने पर सामान्य तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, अर्थात इसका आयतन बढ़ जाता है और घनत्व कम हो जाता है। बताना है इनमें से कौन से विकल्प सही होंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों कथन सही दिए गए हैं।